साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल देववाणी में। साथियों आज हम राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा 11 फरवरी 2024 को जो जूनियर अकाउंटेंट और तहसील रेवेन्यू अकाउंटेंट 2023 भर्ती परीक्षा का आयोजन किया गया था, उसके बारे में चर्चा करेंगे। परीक्षा का स्तर कैसा रहा, परीक्षा को पास करने के लिए क्या क्या जो नियम है बने हुए हैं, किन किन चीज़ों की आवश्यकता है कि आप वो परीक्षा है जो क्वालिफाई कर सके, मिनिमम पासिंग मार्क्स क्या थे परीक्षा के लिए, और परीक्षा की कट ऑफ जो है संभावित वो क्या रह सकती है। इन सब विषयों के लिए काफ़ी सारे कैंडिडेट के कॉल और मैसेज आ रहे थे, तो मैंने सोचा कि उन्हें एक वीडियो बनाकर उनको इस बारे में थोड़ा बताया जाए। साथियों मैं बातों को गोलमोल न घुमाकर सीधा सटीक बात करूंगा और मैं ये उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के बाद आपको इस परीक्षा की जो कट ऑफ है और जो रिजल्ट रहने वाला है उसको लेकर किसी भी प्रकार के डाउट नहीं रहेंगे। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें और समझें अच्छी तरीके से कि किस हिसाब से इसका जो रिजल्ट है वो रह सकता है, ताकि जो है लगातार विद्यार्थी जो यूट्यूब वगैरह पे बार बार इसके वीडियो वगैरह देख रहे हैं और किसी सब्जेक्ट की तैयारी नहीं कर पा रहे हैं कोई पेपर की, तो उनको जो है इससे बाहर निकलने का थोड़ा मौका मिले। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। साथियों 11 फरवरी को पेपर हुआ और जैसे कि स्पेसिफाई इसमें रखा गया था, सीईटी की कट ऑफ के कारण बहुत ही चुनिंदा कैंडिडेट को इसमें बुलाया गया जो 15 गुना की कट ऑफ रही थी और काफ़ी विवादास्पद भी यह भर्ती जो रही। काफ़ी बार ऐसा लग रहा था कि पेपर निरस्त हो जाएगा और परीक्षा जो है दोबारा आयोजित की जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं और अंत में जो अधीनस्थ बोर्ड है उसने फिर पूरी मशक्कत करके ये परीक्षा 11 फरवरी को संपन्न करवाई। सबसे पहले हम परीक्षा के लेवल के बारे में चर्चा करेंगे। तो अधीनस्थ बोर्ड का लेवल जो है वो हमेशा से ही थोड़ा स्तर का रहा है, काफ़ी थोड़ा मॉडरेट टाइप का पेपर अधीनस्थ बोर्ड बनाता रहा है और वैसा ही इन्होंने इस बार भी किया। तो पहला पेपर जैसे था जो कैंडिडेट के रिव्यू मिले उसका लेवल जो है वो थोड़ा सा मीडियम स्तर का मैं कह सकता हूँ, क्योंकि काफ़ी जो कैंडिडेट जिनकी अच्छी तैयारी थी उनको बहुत सारे क्वेश्चन सरल भी लगे एकदम, और काफ़ी कैंडिडेट जिनकी तैयारी थोड़ी ठीक ठीक थी उनको मीडियम लेवल का ये पेपर लगा। तो ऑल ओवर हम कह सकते हैं कि पेपर जो फर्स्ट है, जो जीके का जो पेपर था और मैथ वगैरह अदर पोर्शन उसमें थे, वो पेपर जो है मीडियम स्तर का रहा। उसको बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं कह सकते और एकदम सिंपल भी उसको हम नहीं कह सकते, एकदम मीडियम लेवल का पेपर वो सभी कैंडिडेट के लिए था। ठीक है, और जो दूसरा पेपर था जो कॉमर्स का मेन जो पोर्शन उसमें था, अकाउंटेंसी, मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स वगैरह, और सी जो अपने CSR वो JF&AR और सर्विस रूल को लेकर जो टॉपिक्स तो उसमें थे, तो उसका जो पेपर था उसका लेवल जब कैंडिडेट से बात हुई तो उनका एक ही कहना था कि अधीनस्थ बोर्ड से हम पूछना चाहेंगे कि सर बच्चे की जान लोगे क्या, इतना डिफ़िकल्ट लेवल जो पेपर का उन्होंने बना दिया। जो कॉमर्स बैकग्राउंड का कैंडिडेट था उसके लिए फिर भी थोड़ा बहुत हम कह सकते हैं कि बचत थी पेपर के अंदर, कहीं ना कहीं वो निकल सकता था, लेकिन इतना ज़्यादा लेंथी था पेपर और बच्चों का काफ़ी टाइम भी कंज्यूम हो रहा था और डीप क्वेश्चन काफ़ी थे। जिसको प्रैक्टिकल नॉलेज है, जो मान लो पहले से कहीं काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं अकाउंट्स वगैरह का, उनके लिए फिर भी थोड़ी बहुत उसमें मदद थी पेपर में हल करने में। लेकिन जो नॉर्मल कैंडिडेट है या जो पहली बार एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए पेपर का लेवल डिफ़िकल्ट था। ऑल ओवर भी मैं अगर कहूँ तो पेपर का लेवल जो है सेकंड पेपर का वो डिफ़िकल्ट लेवल था। तो पेपर के स्तर के बारे में चर्चा करें तो पहला पेपर जो था वो मीडियम लेवल का था और दूसरा पेपर वो निश्चित रूप से डिफ़िकल्ट लेवल का था, जैसा कि रिव्यू सब जगह से मिल रहा है। ठीक है साथियों, दूसरी बात ये है कि परीक्षा को जो है पास करने के लिए क्या क्या नियम है। आजकल साथियों ये नहीं है कि खाली पेपर दे दिया और कट ऑफ निकल जाएगी और अगर हमने उस कट ऑफ से ज़्यादा नंबर लिए तो सिलेक्शन हो जाएगा। कट ऑफ तो एक चीज़ है ही, जो है ही मान लो पास होने के लिए, पेपर को क्वालिफाई करने के लिए, लेकिन मिनिमम कट ऑफ और पेपर का जो लेवल है उसके हिसाब से मिनिमम जो कट ऑफ उन्होंने दे रखी है वो, और एक दो नियम जो अब पांचवा विकल्प जैसे लगाया था उसको लेकर भी एक दो नियम जो है परीक्षा के लिए बनाए गए हैं नकल वगैरह को रोकने के लिए, तो वो सब भी ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आजकल। तो यदि आप पेपर दे के आए हैं तो सबसे पहले तो आप अपनी जो OMR की जो कॉपी आपको मिली है उसमें आप लोग चेक करिए कि कोई भी गोला आपने खाली तो नहीं छोड़ दिया है।
मैं 10% गोले या 15% गोले की बात नहीं करूँगा। कोई भी गोला आपने खाली तो नहीं छोड़ दिया है, क्योंकि जो ये कर्मचारी चयन बोर्ड की विज्ञप्ति है मेरे पास में 22 जनवरी 2024 की, उस विज्ञप्ति के बिंदु संख्या 4 में अधीनस्थ बोर्ड ने जो है स्पष्ट लिखा है, यदि पांचों विकल्पों में से कोई भी विकल्प गोला गहरा नहीं किया गया तो उस प्रश्न के अंक का 1/3 भाग काट लिया जाएगा। साथियों, अगर आपने कोई भी गोला भरने से खाली छोड़ दिया है तो भी 1/3 नेगेटिव मार्किंग आपकी हो जाएगी। ये अधीनस्थ बोर्ड ने अपनी विज्ञप्ति में स्पष्ट लिख रखा है। तो सबसे पहले तो आप ये चेक कीजिए, आपने प्रश्न किया, सही किया, गलत किया, नेगेटिव मार्किंग हो गई, वो अलग बात है। लेकिन अगर आपने कोई गोला भरा भी नहीं है, अनुत्तरित जो प्रश्न है उसका जो 5वां विकल्प भी देर का था, यदि आपने वो भी नहीं भरा है, किसी प्रश्न में कोई भी गोला अगर 150 क्वेश्चन थे आपने खाली छोड़ दिया है, तो भी प्रत्येक खाली गोले के लिए 1/3 भाग आपका 1/3 प्रश्न के जो अंक है काट लिए जाएंगे। 3 नंबर का एक प्रश्न होता है, तो ये मान के चलिए कि 1 नंबर आपका प्रत्येक खाली गोले के लिए उस पेपर में से काट दिया जाएगा। यह बहुत ही सख्त नियम जो है इस बार सभी परीक्षाओं में लागू कर दिया गया है। शायद कुछ कैंडिडेट को ध्यान नहीं था, लेकिन अब अगर वो अपना पेपर चेक करें तो सबसे पहले ये देख लीजिए कि आपने खाली गोले कितने रखे हैं, और उसके हिसाब से 1/3 नेगेटिव मार्किंग तो उन खाली गोलों के लिए आपके लिए निकाल ही लीजिए आप। ये एक बहुत बड़ा नुकसान आपने करवा लिया है अगर आपने कोई भी गोला खाली छोड़ दिया है तो। ठीक है साथियों, दूसरा जो नियम है इसी विज्ञप्ति के अंदर दिया हुआ है 22 जनवरी 2024 में कि 10% से अधिक प्रश्नों में किसी भी विकल्प गोले को अभ्यर्थी द्वारा गहरा नहीं किया गया है तो उसे परीक्षा के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। यदि 150 प्रश्न आपके थे और आपने 15 से ज़्यादा, 150 का 10%, 15 से ज़्यादा, प्रत्येक पेपर में 150 प्रश्न थे, अगर आपने मान लो पेपर फर्स्ट में 16 क्वेश्चन में गोले खाली छोड़ दिए हैं तो आपका पेपर चेक नहीं होगा। ये ऐसा इसकी विज्ञप्ति में स्पष्ट लिख दिया गया है, उसे परीक्षा के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। अगर आपने 15 गोलों से ज़्यादा गोले खाली छोड़ दिए हैं तो अधीनस्थ बोर्ड आपको सीधा परीक्षा के लिए अयोग्य घोषित कर देगा, चाहे आपके नंबर फिर कितने ही बन रहे हों, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये दो बहुत ही जो है इस बार सख्त जो नियम अधीनस्थ बोर्ड ने बनाए हैं, और मैं ये कहूँगा कि सभी परीक्षाओं में बना दिए गए हैं, केवल अधीनस्थ बोर्ड के लिए नहीं है। तो आगे आने वाली भर्तियों की भी जो अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं वो भी एक बार इस बात को अच्छे से दिमाग में बिठा ले, कोई भी गोला खाली ना छोड़े। अगर आपको सही आ रहा है तो सही भरे, गलत आ रहा है तो उसको छोड़ दें और अनुत्तरित प्रश्न भर दें, लेकिन आप कुछ ना कुछ उस गोले में भर दें। ज़्यादा आप करें कि अनुत्तरित प्रश्न का जो विकल्प है उसमें आप भर दें अगर आपको आंसर उसका नहीं आ रहा है, बाकी आप जो सही सही प्रश्न है अपने वो करें। यदि कोई अभ्यर्थी ने गोले खाली छोड़े हैं तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी। अगर उसने 10% से ज़्यादा, यानी कि एक पेपर में 150 प्रश्न थे, 15 से ज़्यादा अगर गोले किसी ने खाली छोड़े हैं तो उसको परीक्षा के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। ऐसा अधीनस्थ बोर्ड ने अपनी विज्ञप्ति क्रमांक 38 दिनांक 22 जनवरी 2024 में स्पष्ट लिखा हुआ है। ठीक है अभ्यर्थियों, तो सबसे पहले तो आप ये चेक कर लीजिए। ठीक है, दूसरा जो नियम इसके अंदर है जूनियर अकाउंटेंट भर्ती के लिए है, वो नियम स्पेशल अलग अलग भर्तियों में अलग अलग मिनिमम पासिंग का नियम जो है होता है, और अभी इसमें थोड़े संशोधन भी हुए हैं, लेकिन ये जूनियर अकाउंटेंट में जो नियम विज्ञप्ति में पहले से दिया हुआ है वही लागू होगा। तो विज्ञप्ति के अंदर ये नियम लिखा हुआ है, जो जूनियर अकाउंटेंट की विज्ञप्ति जो निकली थी 20 जून 2023 को, उस विज्ञप्ति के अंदर लिखा हुआ है मैक्सिमम मार्क्स एंड नेगेटिव मार्किंग ऐसे करके, और उसमें क्वालिफाइंग मार्क्स का एक पॉइंट दिया हुआ है कि भाई आपको कितने जो है मार्क्स क्वालिफाई होने के लिए, पेपर में आप मिनिमम क्वालिफाई हो जाओ उसके लिए आपको कितने मार्क्स चाहिए। ठीक है, तो इसमें लिखा है मिनिमम ऑफ 35% इन पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड ईच and 40% marks in aggregate. However, relaxation minimum marks up to 5% will be applicable to SC/ST category candidates. ठीक है साथियों, तो जो जनरल OBC EWS वगैरह के कैंडिडेट हैं उनको तो पहले पेपर में 35% मार्क्स, यानी कि जो आपका 450 नंबर का पहला पेपर था उसके अंदर आपको 35% यानी कि 157.50
157.50 नंबर आपको कंपलसरी है लाने पहले पेपर के अंदर। ठीक है, जो जनरल और EWS वगैरह जो अनरिजर्व कैटेगरी के जो हैं उनको फर्स्ट पेपर में 157.50 और सेकंड पेपर में भी इसी तरह 35% नंबर आपको लाने ज़रूरी है। 157.50 नंबर आपको उसमें भी लाने ज़रूरी है। ये आपको मिनिमम पासिंग है। अगर आप दोनों में से किसी भी पेपर में अपने मिनिमम पासिंग मार्क्स नहीं लाते हो तो भी, जैसे मान लो आपके फर्स्ट पेपर में चाहे कितने भी नंबर हैं, आप उसमें 70% नंबर ले आए फर्स्ट पेपर में, और अगर सेकंड पेपर में आपके 35% नंबर भी नहीं है तो आप उस परीक्षा में पास नहीं होगे। चाहे जो कट ऑफ रही है, मेन कट ऑफ जो रही है, उसमें आपके फिर चाहे कितने ही नंबर हो, अगर आपने मिनिमम पासिंग प्रत्येक पेपर में नहीं लिया है तो आप उस परीक्षा में क्वालिफाई नहीं होगे और आपका उसकी मेरिट में नंबर भी नहीं आएगा। इसलिए सबसे पहले जब आप अपनी OMR जांच रहे हैं आंसर की से, तो आप ये सुनिश्चित कर लें कि आपने उस पेपर के मिनिमम जो पासिंग मार्क्स है वो प्राप्त कर लिए क्या दोनों पेपर में, पहले ये आप जांच लीजिए। यदि कोई भी पेपर में आपके मिनिमम पासिंग मार्क्स से कम मार्क्स हैं तो ये मान के चलिए फिर आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो जो जनरल EWS और अनरिजर्व कैटेगरी वगैरह है उनके लिए यह जो पासिंग मार्क्स है वो फर्स्ट पेपर के लिए 157.50 और सेकंड पेपर के लिए भी 157.50 है। 450 नंबर के उनके प्रत्येक पेपर थे। अगर और मैं SC ST कैटेगरी इसमें लिखा हुआ है, स्पेसिफाई SC ST कैटेगरी लिखा हुआ है इसके अंदर, OBC वगैरह इसमें लिखा हुआ नहीं है। उनको 5% की छूट है, मतलब उनको प्रत्येक पेपर में 30% मार्क्स जो है लाने ज़रूरी है। ठीक है, बाकी जैसे अलग अलग विज्ञप्ति में लिखा हुआ भी है, जैसे भूतपूर्व जो सैनिक है उनको भी 30% प्रत्येक पेपर में ज़रूरी है, और इसके अलावा भी जो स्पोर्ट्स पर्सन वगैरह हैं उनकी कैटेगरी के हिसाब से उनको भी 5% की छूट है। तो वो विज्ञप्ति में लिखा हुआ है, अगर विज्ञप्ति में लिखा है, चाहे OBC का भी अगर विज्ञप्ति में लिखा हुआ है तो आपको 5% की छूट मिलेगी। मिनिमम पासिंग मार्क्स में अगर नहीं है तो नहीं मिलेगी। ठीक है, तो जो जिनको छूट नहीं है उनके लिए 35% प्रत्येक पेपर में, और जिनको छूट है उनको 30% प्रत्येक पेपर में लाना जरूरी है। तो जब आप OMR शीट जांच रहे हैं अपनी, तो सबसे पहले तो ये आश्वस्त कर लें 30% के हिसाब से आपके प्रत्येक पेपर में 135 नंबर आने जरूरी है। 450 नंबर का आपका पेपर था, अगर आपके कैसे भी काट पीट के 135 नंबर आपके बन रहे हैं रिजर्व कैटेगरी वालों के, तो वो दोनों पेपर में पास हो जाएंगे। दोनों पेपर में 135 नंबर अलग अलग आपको बनाने जरूरी है। ठीक है, तो उसमें 40% और जो SC ST है उनके लिए 35% नंबर लाने, उसमें आपको 35% जो अनरिजर्व वगैरह है उनके लिए, और SC ST वगैरह के लिए 30% नंबर लाने ज़रूरी है। और मार्क्स की बात करूं तो मैं 450 में से 157.50 नंबर अनरिजर्व कैटेगरीज के लिए है, और SC ST और रिजर्व कैटेगरी के लिए 135 नंबर लाने जरूरी है। ठीक है, ये तो हो गई मिनिमम पासिंग मार्क्स की बात। अब इसमें एक एग्रीगेट का नियम भी है, जूनियर अकाउंटेंट में स्पेशल है एग्रीगेट का नंबर, कि दोनों पेपर मिला के जो आपका टोटल 900 नंबर का पेपर था उसमें से फिर एग्रीगेट कितने नंबर चाहिए आपको। मान लो किसी कैंडिडेट के फर्स्ट पेपर में 70% नंबर आ रहे हैं और सेकेंड पेपर में उसके 35% भी नहीं आ रही, तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। लेकिन दोनों के मिला के भी अगर उसके नंबर कितने आ रहे हैं वो भी एक इसके अंदर नियम बना हुआ है। तो वो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है 40%, मतलब 900 में से 40% नंबर 360 नंबर आपके आने जरूरी है दोनों पेपर में मिला के, कम से कम 360। ऐसा नहीं है कि एक में 70 ले लिया दूसरे में आपके 30 ही नहीं बने। तो एग्रीगेट नंबर जो है 900 में से 40% अनरिजर्व के लिए 360 नंबर दोनों पेपर में मिला के, अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी के हैं तो कम से कम आपके आने जरूरी है, तब आप पेपर के लिए क्वालिफाई माने जाएंगे। सिर्फ कट ऑफ की बात अलग है। ठीक है, क्वालिफाई आप माने जाएंगे अगर आपके 900 में से 360 नंबर आते हैं। तो रिजर्व कैटेगरी है उनके लिए है 5% की छूट रहेगी इसमें भी, तो उनको 900 में से 35% नंबर यानी कि 315 नंबर, जो रिजर्व कैटेगरी है उनको एग्रीगेट 315 नंबर लाना जरूरी होगा। ठीक है, तो प्रत्येक पेपर के अंदर अनरिजर्व को 35% और रिजर्व को 30%, और एग्रीगेट जो है अनरिजर्व को 40% और रिजर्व को 35% नंबर लाना जरूरी है, तब वो इस पेपर में आगे कट ऑफ की दौड़ के लिए पास हो पाएंगे। सिर्फ अगर इससे कम, इस क्राइटेरिया से आप कम कहीं रह रहे हैं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। फिर अगर आपके एक पेपर में कितने नंबर हो, दूसरा आपका पेपर ही फिर मान्य नहीं होगा वो।
चाहे कितने ही आप उसमें नंबर बनवा लो, अगर आपने मिनिमम पासिंग का जो आपका क्राइटेरिया है वो भी अगर आपने पूरा नहीं किया है तो। ठीक है साथियों, अब हम बात करते हैं संभावित कट ऑफ के बारे में। साथियों, अगर मैं पिछले बार की भर्ती के बारे में कंपेयर करूं तो पिछली बार पेपर थोड़े इजी थे, इसलिए जो कट ऑफ भी है वो काफ़ी हाई रही थी सभी कैटेगरी की। और इस बार जो पेपर का लेवल वो है वो सेकंड पेपर का लेवल तो काफ़ी टफ था और फर्स्ट पेपर मीडियम लेवल का था। तो कट ऑफ भी है जो, और कैंडिडेट भी है स्पेसिफाई थे, बहुत कम कैंडिडेट को परीक्षा में बैठने का मौका मिला था। और बहुत से कैंडिडेट जो है वो शायद अन्य भर्तियों में भी सिलेक्शन हो गए होंगे। अभी भी कल ही जो रिजल्ट आया है एक थर्ड ग्रेड का और रिजल्ट आया है, तो उसमें भी हो सकता है काफ़ी बच्चों का सिलेक्शन हो गया हो। तो कट ऑफ जो है इस भर्ती की कम ही रहेगी मेरे हिसाब से तो। और कहीं कहीं जो रिजर्व कैटेगरियाँ हैं, स्पेसिफाई कैटेगरियाँ हैं, उनमें पोस्टें भी खाली इस बार रहने की पूरी संभावना है जिस हिसाब से पेपर ये हुआ है। तो वैसे तो बहुत सारे कोचिंग सेंटर ने अलग अलग कट ऑफ जो है आइडिया लगाया है। तो मैं मेरे हिसाब से अगर मुझे लग रहा है कि जो जनरल और अनरिजर्व्ड कैटेगरी के जो बच्चे हैं, EWS है, OBC वगैरह है, उनकी 50% अगर किसी के नंबर बन रहे हैं हर तरीके से क्वालिफाई होने के बाद, अगर 900 में से 450 नंबर यदि आपके बन रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं दौड़ में शामिल है। कैसे भी करके आपके सिलेक्शन की संभावना जो है वो थोड़ी बहुत बन रही है। लास्ट तक जाते जाते कहीं ना कहीं अगर वेटिंग वगैरह में कैसे भी करके जो 50% से ऊपर है वो थोड़ा बहुत आश्वस्त हो सकते हैं कि कहीं ना कहीं सिलेक्शन की हम दौड़ में हैं। क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है वो मेरे हिसाब से सेकंड पेपर क्लियर भी नहीं कर पाएंगे। अगर आपने दोनों पेपर क्लियर कर लिए हैं और आपके 50% से ज़्यादा नंबर बन रहे हैं दोनों पेपर को मिला के, तो आप मेरे हिसाब से अनरिजर्व्ड कैटेगरी में निश्चित रूप से आप दौड़ में शामिल हैं। और SC ST और रिजर्व कैटेगरी जो है उनके अगर 900 में से 40% दोनों पेपर को मिला के भी बन रहे हैं, 360 नंबर भी अगर आपके बन रहे हैं दोनों पेपर में मिला के, तो आप जो अगर रिजर्व कैटेगरी में है तो आप कट ऑफ की दौड़ में शामिल है आप निश्चित रूप से। और पेपर का लेवल के हिसाब से ये कट ऑफ मेरे हिसाब से 50% और 40% इसके आसपास ही कट ऑफ जो है रहेगी। बाकी कोचिंग वाले अलग अलग अपने हिसाब से बना रहे हैं। दूसरा ये भी है कि यदि आप कोचिंग की आंसर की के अनुसार यदि अपना आंकलन कर रहे हैं, यदि मान लो कोई बॉर्डर पे बैठा है बच्चा और कोचिंग की आंसर की से हिसाब से उसके मिनिमम पासिंग मार्क्स भी नहीं बन रहे हैं, तो वो एक बार निराश न हो। जो मेन आंसर की जो अधीनस्थ बोर्ड जारी करेगा, ठीक है, लगभग 5 मार्च की डेट उन्होंने दी है, तो आप 5 मार्च तक अवसाद में रहोगे, इसका क्या फ़ायदा है। तो इसलिए क्या है कि आप सिर्फ कोचिंग की आंसर की पे डिपेंड ना रहें। अधीनस्थ बोर्ड की जो मेन आंसर की जब आएगी उससे मिलान करके ये आप अपना आकलन लगाएं कि आपके कितने नंबर बन रहे हैं। तब तक ठीक है, एक मोटा मोटी आपको थोड़ा अंदाज़ा लग जाएगा। लेकिन कम से कम 7-8 प्रश्नों का या दोनों पेपर में मिला के कम से कम 10% के आसपास डिफरेंस जरूर जो है देखने को आपको मिलेगा अधीनस्थ बोर्ड की जो मेन आंसर की होगी उसमें और जो कोचिंग संस्थान ने जारी की है आंसर की उनमें। तो ठीक है, अभी आप अपना कोई भी आकलन जो है ना करें और किसी भी प्रकार से निराश ना हो। मिनिमम पासिंग का मैंने आपको बता दिया, पहले आप उस हिसाब से खुद को जांच लें। ठीक है, फिर भी अगर कोई अभ्यर्थी किसी भी तरीके से उसको लग रहा है कि यार ये पेपर मेरा नहीं निकल पा रहा है, मैं डिस्क्वालीफाई हो गया हूँ, या मेरे से गोले पूरे नहीं भरे गए, मिनिमम पासिंग मार्क्स नहीं बन रहे हैं, या कट ऑफ में मेरे नंबर बहुत कम है, तो वो निराश ना हो। बहुत सारी भर्तियां अभी अधीनस्थ बोर्ड ने डाली है, RPSC भी नई नई भर्तियां जल्दी निकालने वाला है और पेपर की डेट भी आगे की आ गई है। LDC की एक बहुत अच्छी भर्ती आई है, तो काफ़ी मौके हैं आपके लिए, निराश होने की कहीं ज़रूरत नहीं है। आगे की भर्ती की तैयारी में लग जाइए आराम से। और आपने पेपर दे ही दिया है, अब बस रिजल्ट का इंतज़ार करें, पॉजिटिव रहें, खुश रहें कहीं से भी, और गुमराह होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अपनी तैयारी पे ध्यान दें और बहुत बहुत धन्यवाद।